मेरे नीट पीजी के एक्सपीरियंस के हिसाब से नीट पीजी की एग्जाम में क्वेश्चन मार्क करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को पूर्णतः पूरी तरह पढ़ना। क्योंकि सवाल में एक ना एक ऐसी चीज रहती है जो आपको लीड करती है कि हाँ आप इस आंसर तक पहुंच जाएं। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम लेकर आई है रैंक बूस्टर का कोर्स। रैंक बूस्टर के कोर्स में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्ल्स और टिप्स बताए जाएंगे जिससे आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी ऐसी रैंक ला सकते हैं जिससे शायद आप प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्ट कर जाएं और अपनी डिजायर्ड ब्रांच ले सकें। उस रैंक बूस्टर कोर्स की लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप जाकर चेक करें। ऐसे ही आज उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको ईएनटी के सवाल बताऊंगा। ईएनटी के फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ईयर नोज थ्रोट, सब कुछ केवल और केवल एक एक चीज पे, वो है गुरुजी इसका हुक। ना मैं ज्यादा इमेज में जाऊंगा ना ज्यादा डीप में जाऊंगा। तब भी आज के लेक्चर के बाद आप ईएनटी के जब ग्रैंड टेस्ट देने जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका ईएनटी का स्कोर इंप्रूव हुआ है और बिल्कुल हुआ है। देखो सबसे पहले सवाल किस पे पूछते हैं, वो हियरिंग लॉस पे पूछते हैं। तो हियरिंग लॉस में टेस्ट पे पूछते हैं। तो रिनीज और वेबर मैंने डीप में दो रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ा रखा है, पर मोटा मोटा मैं आपको बताकर जा रहा हूं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में रिनीज नेगेटिव होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में पॉजिटिव होता है। कैसे याद रख सकते हो, आईपीएल में एक टीम आई थी, कौन सी टीम थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, आरपीएस उसका शॉर्ट फॉर्म था। तो यहां पे आरपीएस याद रख लो। रिनीज टेस्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में पॉजिटिव होता है। ऐसे ही वेबर्स टेस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बैड ईयर की तरफ जाता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में गुड ईयर की तरफ जाता है। तो इसको भी कैसे याद रखोगे, बीसीडी से याद रख लो। बैड बीडी किसके बीच में आता है, तो कंडक्शन के बीच में आता है। तो बीसीडी इज द निमोनिक फॉर वेबर्स कंडक्टिव हियरिंग लॉस टुवर्ड्स बैड ईयर। ऐसे ही एयरबोन गैप किसमें होती है, तो एयरबोन गैप कंडक्टिव में होती है। अगेन क्या निमोनिक है, एबीसी, ए एयरबोन प्रेजेंट इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो बीसीटी एबीसी से आप वेबर्स और एयर गैप याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स एकाधिक एग्जाम में एफएमजी में ये भी पूछा था कि एग्जांपल कौन सा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का एग्जांपल है आपको ओटोस्क्लेरोसिस और सीएसओएम, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ऑफ कोर्स प्रेसबाइकोसिस और नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। और टेस्ट कौन से होते हैं, तो गेलिस टेस्ट होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है उससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए आपको, सिर्फ इतना पता रखो ओटोस्क्लेरोसिस में ये गेलिस टेस्ट नेगेटिव होता है और नॉर्मल मिडिल ईयर में ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो ओटोस्क्लेरोसिस में ये वाला टेस्ट नेगेटिव है, ये याद रखना है। ओटोस्क्लेरोसिस के सवाल पे ये वाला टेस्ट पूछा जाता है। ऐसे एक हेनेबर्ट साइन होता है। क्या मतलब होता है इसका, ट्रेगस पे प्रेशर देने से वर्टाइगो एलिसिट हो जाता है। किसमें दिखता है, या तो लेबिरिंथाइन फिस्टुला हो, या इंपॉर्टेंटली पहले सवाल पूछा गया है कंजेनाइटल सिफिलिस हो। कंजेनाइटल सिफिलिस में एक अर्ली मैनिफेस्टेशन होती है, एक लेट मैनिफेस्टेशन होती है। हटचिंसन ट्रायड लेट मैनिफेस्टेशन में आता है कंजेनाइटल सिफिलिस में, ये भी पहले एक सवाल पूछा था, तो आपको एक बोनस पॉइंट में देकर जा रहा हूं। उसके बाद आ जाओ भैया, ऑडियोग्राम पे सवाल पूछते हैं। तो क्या क्या सवाल पूछते हैं, ऑडियोग्राम पे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, पर मैं आपको लेकर आया हूं केवल और केवल हुक। यही आपको सवाल में देखना है। अगर आपके सवाल में आपके एग्जाम में ऑडियोग्राम दे रखा है, उसमें 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर डिप दे रखा है, उसको अपन कहते हैं करहार्ट स्नॉच, और उसकी डायग्नोसिस क्या होगी, तो ऑटोस्क्लेरोसिस होगी। ऐसे ही ऐसा हिस्ट्री दे रखा है कि फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर में ऑडियोग्राम दे रखा है, उस ऑडियोग्राम में 4000 हर्ट्ज पे डिप है, तो ये क्या है, ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। जैसे ही नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस देखते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखकर जाना, सबसे पहली चीज क्या अफेक्ट होती है इसमें, तो आउटर हेयर सेल अफेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको एक अपस्लोपिंग दिखती है, एक डाउन स्लोपिंग दिखती है। अपस्लोपिंग का मतलब होता है कि हियरिंग लॉस जो है वो लो फ्रीक्वेंसी लॉस है और वो अपस्लोप हो रहा है, और डाउन स्लोपिंग में जस्ट उसका उल्टा हाई फ्रीक्वेंसी लॉस। तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब अपस्लोपिंग किस में देखने मिलती है, तो मीनियस डिजीज में मिलती है, और डाउन स्लोपिंग किस में मिलती है, तो प्रेसबाइकोसिस में मिलती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको इमेजेस दिखाकर चले जाता हूं। 2000 हर्ट्ज पे डिप हुआ कंडक्शन वेलोसिटी पे, तो ये क्या है, करहार्ट नॉच है, मतलब क्या है, बोन कंडक्शन में डिप है, तो ये क्या है, ऑटोस्क्लेरोसिस है। ऐसे 4000 पे हुआ तो ये क्या है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। उसके बाद अप स्लोपिंग है, अप स्लोपिंग मतलब क्या, लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी डेफनेस है, तो ये मेनियस डिजीज है। और हाई स्लोपिंग, आपको अप स्लोपिंग दिख रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो ये क्या है, ये प्रेसबाइकोसिस है। ये सारी एग्जाम में आपके सवाल पूछे गए हैं पहले। अब मैंने आपको ऑटोस्क्लेरोसिस इतना बता दिया है, तो ऑटोस्क्लेरोसिस में भी कम से कम 4 बार सवाल पूछे हैं। तो क्या क्या होता है, ऐसी हिस्ट्री देंगे, ऐसा ही को रहेगा आपको। यंग फीमेल है, ऑफनली मोस्ट कॉमनली पोस्ट प्रेगनेंसी, सवाल में ये रहेगा
पोस्ट प्रेगनेंसी है उसका ऑडियोग्राम ये दे रखा है, अब बताओ भैया डायग्नोसिस क्या है, तो आप डायग्नोसिस तो बता देंगे, तो वो सवाल ऐसे नहीं पूछता, वो एग्जाम में आपको देगा पोस्ट प्रेगनेंसी वाली महिला है, उसका करहार स्नॉच ये है, उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की फाइंडिंग क्या होगी। तो आपको पहले समझना पड़ेगा करहार स्नॉच है मतलब डायग्नोसिस ऑटोस्क्लेरोसिस है, और उसमें जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो पिंक होती है, जिसको अपन स्वाट साइंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ भैया कैलोरीक टेस्ट। कैलोरीक टेस्ट अपन ने रीनिस टेस्ट पढ़ा, वेबर्स टेस्ट पढ़ा, गेलिस टेस्ट पढ़ा, हेनेबर्ट साइन पढ़ा, एक होता है कैलोरीक टेस्ट। कैलोरीक टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहां करते हैं, इतना परीक्षा के लिए नहीं पता रखना है। परीक्षा के लिए पता रखना है केवल काउज मतलब गैया माता अपनी। क्या मतलब काउज में, काउज मतलब कोल्ड COWS, CO मतलब कोल्ड वाटर फ्रॉम टू अपोजिट साइड और वार्म वाटर टू सेम साइड। निस्टेगमस कहां होता है ये दिखाता है, अगर स्टिमुलस कोल्ड वाटर है तो अपोजिट साइड में निस्टेगमस होगा और वार्म वाटर है तो सेम साइड पे होगा। केवल एक निमोनिक याद रखना है काउज, आप सबने ही पहले पढ़ा होगा, एक बार और एम्फसाइज करके चले जाओ, कभी भी ये क्वेश्चन गलत मार्क नहीं करना। उसके बाद आ जाओ भैया कान में एक और दिक्कत होती है चक्कर आना। चक्कर आने में दो इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये टेबल से सिंप्लीफाइड टेबल कहीं नहीं मिल सकती, आपको सवाल में देखना है कि हियरिंग लॉस प्रेजेंट है कि नहीं है, और उसके बाद सवाल में एक और चीज देखना है कि कितनी ड्यूरेशन का हियरिंग लॉस है। अगर सवाल में दे रखा है कि हियरिंग लॉस नहीं है तो केवल दो चीजें हो सकती है, या तो ये बीपीपीवी होगा आपके सवाल के लिए, या तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होगा। उसके बाद देखो ड्यूरेशन, हियरिंग लॉस एब्सेंट, फिर ड्यूरेशन देखो, इफ हियरिंग लॉस इज एब्सेंट एंड ड्यूरेशन इज विद इन सेकंड्स योर आंसर इज बीपीपीवी, और अगर हियरिंग लॉस एब्सेंट है और जो आपकी ड्यूरेशन है वो डेज में है तो योर आंसर विल बी वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। पर अगर हियरिंग लॉस प्रेजेंट है और ड्यूरेशन मिनट्स टू आवर्स में है तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, मेनियस डिजीज। तो M इज फॉर M, मिनट्स टू आवर्स मतलब आपकी डायग्नोसिस क्या है, मेनियस डिजीज। उसके बाद कंटिन्यूअस ड्यूरेशन हो और न्यूरोलॉजिकल साइंस हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, सेंट्रल वर्टाइगो होगी। पर आपको मैंने ये तीन चीजों का निमोनिक याद करके बता दिया है कि हियरिंग लॉस एब्सेंट दो ही चीजें हो सकती है, उसमें भी हियरिंग लॉस एब्सेंट विद इन सेकंड्स इट इज बीपीपीवी, हियरिंग लॉस नो हियरिंग लॉस प्रेजेंट फॉर डेज इट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, हियरिंग लॉस इज प्रेजेंट एंड दैट ड्यूरेशन फॉर मिनट्स टू आवर्स, तो आपकी डायग्नोसिस क्या है, मेनियस डिजीज है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है फेशियल नर्व पे। फेशियल नर्व पे ऑफ कोर्स आप अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन की फेशियल नर्व पालिसी पढ़ते हो, पर एक सवाल वो आपसे दूसरा घुमा के पूछते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखो कि लीजन का लेवल कहां पर है, ENT से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, आईना सेट में भी पूछा जाता है कि लेवल बता दो, एक सिम्टम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन से लेवल का सवाल है, तो मैं एक एक सिम्टम देकर जा रहा हूं, मतलब हुक देकर जा रहा हूं, आपको उसका लेवल पता चल जाएगा। अगर ड्राई आई है मतलब प्रॉब्लम कहां हुई है, लीजन का लेवल क्या है, तो अबोजेनिकुलेट है। हाइपर एक्यूसिस है मतलब कान में प्रॉब्लम है तो नर्व टू स्टेपेडियस में प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ टेस्ट है तो कोरोना टिम्पेनाई में प्रॉब्लम है, और ओनली फेशियल वीकनेस है तो स्टाइलोमास्टाइड के बाद ही दिक्कत हुई है। अगर सिर्फ एक एक सिम्टम पता रख लोगे उससे अपने आंसर मार्क करके चले जाओगे। तो ओनली फेशियल वीकनेस इज बिलो स्टाइलोमास्टाइड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक बच्चा स्ट्राइडर के साथ आपके पास आता है, दो ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको आपके सवाल में रखना है। आपकी ENT की परीक्षा में ENT में आपको पूछी जा सकती है नीट पीजी में, वो है एपिग्लोटाइटिस या तो क्रूप। कैसे पहचानोगे, अगर बच्चे की हिस्ट्री ऐसे दे रखी है कि बच्चा टॉक्सिक है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, कॉफ एब्सेंट है, एक्सरे पे इंपॉर्टेंटली थंब साइन है, तो वो क्या है, एपिग्लोटाइटिस है। तो भले आपको थंब साइन पहचानना नहीं आ रहा है, एक्सरे देखना नहीं आ रहा है, मैं तो हर बार आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऑर्थो पढ़ाया लास्ट वीडियो में जाकर देखना, उसमें मैंने पूरा ऑर्थो ऐसे ही पढ़ा दिया भैया कि आपको एक्सरे देखने की जरूरत नहीं, आप केवल हिस्ट्री में खेल जाओ। और ऐसे ही सारी चीजों को रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ाया है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है, जाकर चेक करना। आप अभी क्या याद रखो, आपको एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन पहचानने की जरूरत नहीं है, ये थंब आपको नहीं भी पहचानते आ रहा हो तब भी आप एपिग्लोटाइटिस का क्वेश्चन क्या मार्क कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सवाल में क्या देखना है, सवाल में देखना है कि बच्चा टॉक्सिक है, ड्रूलिंग और सलाइवा हो रहा है और उसको खांसी नहीं आ रही है। इस केस में आपको क्या करना है, तो एयरवे सिक्योर करना है। ऐसे एक बच्चा है तो नॉन टॉक्सिक है और उसमें आपको एक्सरे दे रखा है, आपको सबको पता है ये स्टीपल साइन है, स्टीपल चेस्ट साइन है, पर अगर मान लो टेंशन में उस दिन ये एक्सरे समझ नहीं आ रहा है तो क्या समझ में आएगा, एक इंपॉर्टेंट हुक समझ में आएगा कि आपके पास बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है, तो बार्किंग कॉफ के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो बार्किंग कॉफ ये वाला एक्सरे, नॉन टॉक्सिक चाइल्ड मतलब बच्चे को क्या है,
क्रूप है, ये आपको याद रखना है। तो एपिग्लोटाइटिस और क्रूप मतलब थंब साइन और स्टिपल चेस्ट साइन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाओ भैया, गर्दन में अगर मांस लेकर आ जाए बच्चा तो आपको कैसे बचाना है, कौन सा मांस है, थायरोग्लॉसल सिस्ट है कि ब्रेंकियल सिस्ट है। अरे मैं आपको इसमें फोटो दिखाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको सवाल वाला एग्जामिनर आपको क्या दे रहा है परीक्षा में। सवाल वाला एग्जामिनर आपको दे रखा है कि आपकी जो स्वेलिंग है वो मिड लाइन में है और वो स्वेलिंग जो है वो टंग के साथ मूव कर रही है। जैसे ही स्वेलिंग टंग के साथ मूव करे, कुछ मत सोचना ये क्या है, थायरोग्लॉसल सिस्ट है। मूवमेंट विद टंग, टी फॉर टी, मूवमेंट विद टंग आपका आंसर होना चाहिए थायरोग्लॉसल सिस्ट। ऐसे ही अगर आपकी स्वेलिंग एंटीरियर स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड पे हो, आप नहीं समझ पा रहे उस दिन की मिड लाइन में स्वेलिंग है कि एंटीरियर स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड में स्वेलिंग है, आपको नहीं डिफरेंशिएट करना आ रहा परीक्षा के दिन, आप इतने परेशान हैं कि आप नहीं समझ पा रहे कि ये सीधे है कि टेढ़ी है, आप देखो कि मूवमेंट है कि नहीं टंग के साथ। अगर मूवमेंट है तो थायरोग्लॉसल सिस्ट है और मूवमेंट नहीं है तो ब्रेंकियल सिस्ट है। ब्रेंकियल सिस्ट ऑफ कोर्स मिड लाइन में नहीं होता है, एंटीरियर स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड में होता है, पर एग्जाम में उस समय समझ नहीं आता। मेरी परीक्षा में भी सवाल आया था और मैं तो गलत मार्क करके आ गया था, उसके बाद से मैंने बताया, उसके बाद से मैंने समझा कि कैसे इसको पढ़ाया जा सकता है। तो आपके लिए मैं इसको और आसान करके ले आया। केवल याद रखो मूवमेंट विद टंग है कि नहीं, मूवमेंट विद टंग मिड लाइन इज थायरोग्लॉसल सिस्ट, मूवमेंट विदाउट टंग इज ब्रेंकियल सिस्ट। ऐसे ही पोस्टीरियर ट्रायंगल में अगर ट्रांस इल्यूमिनेशन हो, पोस्टीरियर ट्रायंगल में कुछ भी आए, सिस्टिक हाइग्रोमा मार्क कर देना, ये मेरी गारंटी, आपका आंसर 90% बार सही होगा। उसके बाद अपन आ जाते हैं कान में वापस, CSOM में, दैट इज सुपरएक्टिव ओटाइटिस मीडिया, दैट टू क्रॉनिक। एक होता है सेफ, एक होता है अनसेफ। क्या डिफरेंस होता है, परफोरेशन कहां होता है, सेफ वाले में सेंट्रल होता है, अनसेफ वाले में एटिक मतलब ऊपर वाले पार्ट पे होता है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, अनसेफ वाले में फाउल स्केंटी, बहुत कम डिस्चार्ज होगा पर फाउल डिस्चार्ज होगा और उसमें कोलेस्टेटोमा प्रेजेंट होगा। तो कोलेस्टेटोमा कहां होगा, तो अनसेफ वाले में होगा, ये आपको रखना है। कैसे याद रखोगे, C इज फॉर कोलेस्टेटोमा, C इज फॉर कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल आदमी बड़ा होता है तो आदमी क्या होता है, अनसेफ होता है। तो कोलेस्टेटोमा कहां मिलेगा, अनसेफ वाले में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही डिस्चार्ज म्यूकोइड वाला कहां पर होगा, तो सेफ में होगा। ट्रीटमेंट क्या करना है, सेफ वाले में आपको टिम्पेनोप्लास्टी करना है, अनसेफ वाले में आपको मेस्टोइडेक्टमी करनी पड़ेगी। तो अनसेफ वाले में मेस्टोइडेक्टमी याद रखना, याद रखना और याद रखना। उसके बाद आ जाओ भैया एपिस्टैक्सिस पे, नाक पे। ऑफ कोर्स डिटेल्स एरिया के बारे में आप सबको पता है कौन कौन सी आर्टरी होती है, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी, उसके बाद एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, उसका स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी है, तो स्फिनोपेलेटाइन आपको याद रखना है। उसके बाद सवाल आजकल वो इस पे नहीं पूछने लगे कि कौन सी आर्टरी लिटल्स एरिया बनाती है कि नहीं बनाती है, ये तो आप सबको पता है, बच्चा बच्चा जानने लग गया है आजकल। तो सवाल वो क्या पूछते हैं, सवाल वो आपसे पूछ लेते हैं कि एपिस्टैक्सिस हो रहा है मरीज को, टॉटर मेथड भी कर लिया आपने, अब अगली स्टेप क्या होगी, तो इसका एल्गोरिथम पढ़ के चले जाओ। पहले तो नोज को पिंच करो, उसके बाद क्या करोगे, अगर फिर भी परसिस्टेंट है तो एंटीरियर पैकिंग करो, उसके बाद भी है तो पोस्टीरियर पैकिंग करो, अरे फिर भी नहीं है तो क्या करोगे, तो स्फिनोपेलेटाइन का लाइगेशन करोगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ भैया, एक इंपॉर्टेंट चीज नाक में होती है जिसपे बहुत बार सवाल पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 सवाल देखे हैं मैंने अपनी एनालिसिस में। हमारा काम ही होता है क्लिनिकल गुरुजी की टीम का कि आपको ऐसी चीज पढ़ाई जाए, एनालिसिस निकाला जाए। हमने ENT का पूरा एनालिसिस किया, अभी पिछले एग्जामों में हुए 142 क्वेश्चन से हम गुजरे, 142 क्वेश्चन में हमने देखा क्या पैटर्न पूछा जाता है और उससे ये वाला लेक्चर बनाया। ऐसे ही सारे लेक्चर आपको ऐप में मिल जाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपको नीचे जाकर ऐप में वो वाला कोर्स, और आपको लिंक देखना है, रैंक बूस्टर नाम से कोर्स है, नीचे लिंक में डाल दे रहा हूं। जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा 4 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी अगली परीक्षा में आने की भी ज्यादा है। तो जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा में आपको क्या रहेगा, जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा में एक हिस्ट्री रहेगी कि टीनेज मेल है। अगर ENT के सवाल में टीनेज मेल आए और उसमें कहीं भी एपिस्टैक्सिस आ जाए अलोंग विद ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ मत सोचना, ये जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा है, मतलब JNA है। इस JNA वाले केस में वो सवाल पूछते हैं टीनेज मेल प्रेजेंटेड विद एपिस्टैक्सिस, एक मास है, उसके लिए आपने CCT करवा लिया, इन्वेस्टिगेशन CCT है, तो बायोप्सी करोगे क्या, अरे बायोप्सी नहीं करना है, इसमें बायोप्सी कंट्रा इंडिकेटेड, ये आपको याद रखना है। फिर ट्रीटमेंट में क्या करोगे, तो एम्बोलाइजेशन करोगे, उससे सही नहीं होगा तो सर्जरी करोगे। तो जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा एक ही इंपॉर्टेंट बज़वर्ड या हुक, गुरुजी का हुक क्या है, गुरुजी का हुक टीनेज मेल याद रखो विद एपिस्टैक्सिस इज जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ये आपका सेप्टम है, उसमें आपको जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको एम्बोलाइजेशन करना है, नहीं सही हो तो सर्जरी करना है। फिर आ जाओ भैया साइनोसाइटिस पे, साइनोसाइटिस मैक्सिलरी में हो, फ्रंटल में हो, कहीं भी हो, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। फंगल वर्सेस एलर्जिक साइनोसाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको डिफरेंस करोगे म्यूकरमाइकोसिस वर्सेस एलर्जिक फंगल, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे भैया, अगर होस्ट जो है वो डायबिटिक है, कहीं भी स्थिति दे दे डायबिटिक मेल
मोबाइल है, डायबिटिक पेशेंट है और ब्लैक स्टार नाक पे है, कुछ मत सोचना, सीधा 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 म्यूकरमाइकोसिस मार्क कर देना आंसर। सीटी में क्या दिखेगा? बोन डिस्ट्रक्शन दिखेगा। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? तो एम्फोटेरिसिन करोगे। माइक्रो का एक सवाल बता के चले जाता हूं, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग इज एस्परजिलस, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज ब्रांचिंग इज म्यूकरमाइकस, राइट एंगल ब्रांचिंग इज म्यूकसमाइकस, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग इज एस्परजिलस। ऐसे लिंक लिंक करके पढ़ते जाना है, लिंक लिंक करके पढ़ोगे तभी एग्जाम में याद रहेगा। ऐसे ही अगर सवाल में हिस्ट्री रहे कि एटॉपिक आदमी है, बार बार बीमार पड़ रहा है, परिवार में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री है, उसको अगर नेजल फाइंडिंग देख रहे हो, उसमें आपको पॉलिप दिख रहा है और सीटी में एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, वो है डबल डेंसिटी साइन, तो ये क्या है? ये एलर्जिक है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? तो आपको स्टेरॉइड देना पड़ेंगे। तो ऐसे अगर आपको डबल डेंसिटी साइन दिख जाए तो ये एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सलाइवरी ट्यूमर पे बहुत सवाल पूछते हैं। सलाइवरी ट्यूमर पे किताब पढ़ने जाओगे, किसी भी अपनी ऐप के नोट्स पढ़ने जाओगे तो आपको 3 से 4 पेज मिलेंगे। मैं आपको केवल एक ही स्लाइड में सलाइवरी ट्यूमर से होने वाले सारे सवाल जो भी आज तक आए हैं या जो आ सकते हैं वो लेकर आ गया हूं। मोस्ट कॉमन सलाइवरी ट्यूमर, इस पे सवाल पूछते हैं, वो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। अगर सवाल में कहीं भी दे दे स्मोकर है और हॉट स्कैन कहीं भी लिखा आ जाए, हॉट स्कैन स्मोकर, कुछ मत मार्क करना, वार्थिनस का आंसर है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा है? मोस्ट कॉमन तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, पर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा है? तो वो म्यूकोएपिडर्मोइड है। स्मोकर प्लस हॉट स्कैन इज वार्थिन। और पेरीन्यूरल स्प्रेड कौन से कैंसर का है? तो एडिनोइड सिस्टिक का पेरीन्यूरल स्प्रेड है, ये आपको याद रखना है। तो पेरीन्यूरल स्प्रेड, ये 3 बार सवाल पूछा गया है पहले, तो एडिनोइड सिस्टिक का पेरीन्यूरल स्प्रेड है। उसके बाद लेरेंजल नर्व की इंजरी, हॉट शॉट टॉपिक, न जाने एफएमजी की कोई सी, एफएमजी की 2 एग्जाम हो रही है साल में, आईएनआई सेट की 2 एग्जाम हो रही है, नीट पी की एग्जाम हो रही है, 5 परीक्षा में से एक भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना आए कि पोस्ट थायराइड सर्जरी हो जाए, पोस्ट थायराइड सर्जरी होने के बाद उसमें कौन सी लेरेंजल नर्व की इंजरी है, कौन सी इंजरी है नर्व की बता दो, तो आप सिर्फ गुरुजी का हुक याद रख के जाना। और वो क्या है? अगर हॉर्सनेस है, केवल और केवल हॉर्सनेस है पोस्ट थायराइड सर्जरी, तो इट इज यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजल नर्व की इंजरी। स्ट्राइडर है तो इट इज बाइलेटरल रिकरेंट लेरेंजल नर्व इंजरी, आपको इमरजेंसी है, ये ध्यान रखना है। और अगर लॉस ऑफ हाई पिच है तो इट इज प्रॉब्लम ऑफ सुपीरियर लेरेंजल नर्व। तो हॉर्सनेस इज यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजल नर्व, स्ट्राइडर का बाइलेटरल रिकरेंट लेरेंजल नर्व, और लॉस ऑफ हाई पिच सुपीरियर लेरेंजल नर्व की इंजरी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेजोफेरेंजल का, जैसे मैंने आपको एक जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा बताया, ऐसे ही मैंने आपको सलाइवरी ट्यूमर बताया, ऐसे ही नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा पर ही बहुत सवाल पूछते हैं। क्या क्या सवाल पूछते हैं? कहां से आता है नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा? तो फोसा ऑफ रोजनमुलर से आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा में याद रखना, ईबीवी ईबीवी ईबीवी, दैट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसिंग डिजीज, ईबीवी, ये याद रखना। उसके बाद नोड कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो लिव नोड लेवल 2 वाला इन्वॉल्व होता है। अर्ली साइन क्या है? अर्ली साइन इज यूनिलेटरल ओएमई। ओएमई क्या है? तो टाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। इफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग यू, जिसमें आपको हिस्ट्री दे दे कि ईबीवी की हिस्ट्री है, नोड ये वाले बड़े हुए हैं, तो ये कौन सा कैंसर है? तो नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा है। नोड याद रखना, लेवल 2 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूं मैं, ट्यूमर है, आपको याद रखना है, नोड कौन सा है? तो लेवल 2। अब अपने को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, आपको नीचे नोट्स भी डालूंगा मैं, नोट्स में समझ में आ जाएगा लेवल 1 कौन सा है, लेवल 2 कौन सा है, लेवल 3 कौन सा है। तो लेवल 1 इज सब मैंडिबुलर, लेवल 2 इज सुपीरियर स्पाइनल एसेसरी, लेवल 3 इज मिड जुगुलर, लेवल 4 इज जुगुलो ओमोहाइड। सारे मार्क कर रखे हैं, आपको नीचे नोट्स मिल जाएगा। इस पे भी एक आध बार सवाल पूछा गया है तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अब मैंने ऐसे बताया कि यूनिलेटरल ओएमई इसका एक फीचर हो सकता है, तो यूनिलेटरल ओएमई पे भी सवाल पूछे हैं, ओएमई पे भी सवाल पूछे हैं पर से, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, क्या क्या सवाल पूछे हैं भैया ओएमई पर? उन्होंने पूछा था टिम्पेनोग्राम में ओएमई के क्या दिखता है, तो टाइप बी टिम्पेनोग्राम इज ओएमई। उसके साथ साथ में कौन सा हियरिंग लॉस है? तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। पोस्ट यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन की हिस्ट्री रहेगी, उसमें आपको टिम्पेनोग्राम दे देंगे और पूछेंगे डायग्नोसिस क्या है, तो ये ओएमई है। फ्लूइड ऑफ कोर्स इसमें स्टेराइल रहता है। सवाल क्या देखना है? पोस्ट यूरिनरी, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की हिस्ट्री रहेगी, पोस्ट यूआरटीआई, आपको एक टिम्पेनोग्राम दिया जिसमें आपको टाइप बी कर्व दिख रहा है, तो आपकी डायग्नोसिस क्या है? इफ्यूजन है या तो परफोरेशन है, पर इफ्यूजन मोस्ट लाइकली आंसर है क्योंकि पोस्ट यूआरटीआई हुआ है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। साथ साथ में और चीज देख लो, टिम्पेनोग्राम में और कौन कौन से ग्राफ होते हैं? तो एक ए ग्राफ होता है विच इज नॉर्मल, ए इज फॉर स्टिफ सिस्टम, स्टिफ मतलब ओटोस्क्लेरोसिस,
AD जो होता है इट इज फ्लैसिड मतलब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या तो थिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, B इज फ्लैट जैसे मैंने आपको बता दिया कि इफ्यूजन, और C इज नेगेटिव शिफ्ट। नेगेटिव शिफ्ट कब होता है? जब आपका ET डिस्फंक्शन होता है, यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा पढ़ रहे थे तो लेरेंजियल कैंसर पढ़ लो। लेरेंजियल कैंसर मैं आपको बताता हूं, मैंने एक पूरा कैंसर पे लेक्चर ले रखा है कोर्स में, जिसपे सवाल में आपकी परीक्षा में आने वाले जितने भी कैंसर हो, बी इट फ्रॉम सर्जरी, ब्रेस्ट, थायराइड, बी इट फ्रॉम ऑब्स गायनी की जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया, बी इट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक्स कि आपको एविंग सार्कोमा वगैरह, सब एक कंपाइल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे आपको नीचे कमेंट में, आप जाकर चेक करना। पर अभी अपन नेसोफेरेंजियल कैंसर पढ़ रहे थे, तब लेरेंजियल कैंसर आ जाओ। मैंने ये इसलिए आपको याद दिलाया, बाकी सब कंबाइंड कैंसर का केवल 3-4 ही ऐसे कैंसर होते हैं जिनकी आपको टी स्टेजिंग याद रखना होती है, जिसमें से एक सर्वाइकल कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक थायराइड कैंसर होता है, और चौथा होता है भैया लेरेंजियल कैंसर। लेरेंजियल कैंसर की टी स्टेज क्यों याद रखना है? क्योंकि ट्रीटमेंट पे बहुत सवाल पूछते हैं। तो T1 क्या है? ट्यूमर इज लिमिटेड टू 1 वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड इज मोबाइल। तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे? या तो रेडिएशन कर दो या तो लेजर कर दो। T2 मतलब क्या? ट्यूमर जो होता है वो या तो सुप्राग्लॉटिस या अपग्लॉटिस या इंपेयर्ड मोबिलिटी के साथ अगर प्रेजेंट करे आपके पास आदमी, तो वो T2 है। अगेन उसमें आपको रेडिएशन और लेजर करना है। दो लेरेंजियल कैंसर, सुप्राग्लॉटिक, इंफ्राग्लॉटिक। ग्लॉटिक की बात कर रहे हैं अपन, अब ग्लॉटिक की बात करेंगे तो 1 वोकल कॉर्ड इज T1, उसके बाद एक्सटेंड कर जाता है तो T2, उसमें इंपेयर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है। उसके साथ साथ में T3 मतलब क्या? वोकल कॉर्ड का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और पैराग्लॉटिक स्पेस का इन्वेजन इज T3। उसमें आपको क्या करना है? तो कीमो रेडिएशन करना है अलॉन्ग विद ऑर्गन प्रिजर्वेशन। और T4 का मतलब क्या? कि एक्स्ट्रा लेरेंजियल स्प्रेड हो जाए और कार्टिलेज का इन्वेजन हो जाए, कार्टिलेज का इन्वेजन और एक्स्ट्रा लेरेंजियल स्प्रेड बाहर निकल जाए, और वोकल कॉर्ड ऑफ कोर्स उसमें फिक्स्ड ही मिलेगी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल लेरेंजेक्टमी करना पड़ेगी। एक ही वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है, वोकल कॉर्ड मोबाइल है, रेडिएशन या लेजर करो। T2 में सुप्राग्लॉटिस में चले गया आपका, तो रेडिएशन अगेन लेजर करो। T3 T4 में कंफ्यूजन होता है, T4 में तो एक्स्ट्रा लेरेंजियल है, टोटल लेरेंजेक्टमी कर दो। T3 में वोकल कॉर्ड फिक्सेशन है और पैराग्लॉटिक स्पेस का इन्वेजन हुआ है, पर फिक्स्ड वोकल कॉर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंटली पूछेंगे आपसे। T3 में ही दो फिक्स्ड वाला T4 में भी होता है, पर उसमें आपको एक्स्ट्रा लेरेंजियल स्प्रेड या कार्टिलेज इन्वेजन की हिस्ट्री भी देंगे और देंगे। तो T3 में कैसे याद रखोगे? थर्ड कौन सा अल्फाबेट होता है? तो C होता है। तो C से क्या करना है? इसमें कीमो रेडिएशन करना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया पे आजकल रिसेंट टाइम्स में 2-3 बार सवाल पूछ लिया है, और हर बार ऐसा ही सवाल पूछते हैं, हर बार रिपीट करके यही बोलते हैं कि विच इज नॉट अ फीचर। तो विच इज नॉट अ फीचर? मल्टीपल परफोरेशन इज अ क्लासिक फीचर, पेल ग्रेनुलेशन इज सीन, डिस्चार्ज इज प्रोफ्यूज, बट पेन इज क्वाइट मिनिमल। याद रखना, मल्टीपल परफोरेशन आपको दिखा दें वो आपको कान में, तो इट इज क्लासिक फॉर ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया, जिसमें पेल ग्रेनुलेशन देखने मिलेगा, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होगा, बट पेन क्या है? मिनिमल है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाओ रिफर्ड ओटेल्जिया की, बार बार सवाल पूछे हैं कि रिफर्ड ईयर पेन है तो कौन कौन सी नर्व है? तो टॉन्सिलाइटिस में कान में दर्द है तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू कान में दर्द आता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कौन सी क्रेनियल नर्व है? तो क्रेनियल नंबर 5 है। और लेरिक्स में कौन सी क्रेनियल नंबर है? तो क्रेनियल नंबर 10 है। ये वाली क्रेनियल नर्व याद रखना, रिफर्ड ओटेल्जिया पे 2-3 बार भी सवाल पूछे गए हैं। फिर इम्प्लांट्स पे एक सवाल पूछा गया है, बेरा वेरा पे बहुत कम सवाल पूछते हैं। अब कॉक्लियर इम्प्लांट पे सवाल पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड की साइट क्या है? तो स्काला टिम्पेनाई में लगाते हो आप। विंडो कौन सी यूज करते हो? तो राउंड विंडो यूज करते हो। और कहां इस्तेमाल करना है कॉक्लिया इम्प्लांट? तो बाइलेटरल सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आपको कॉक्लियर इम्प्लांट याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट पता रख लो, विंडो कौन सी? राउंड विंडो। स्काला टिम्पेनाई में आपको इलेक्ट्रोड फंसाना है, ये आपको याद रखना है। तो स्काला टिम्पेनाई और राउंड विंडो कॉक्लियर इम्प्लांट से आपको याद रखना है। ऐसे ही एक सवाल होता है एट्रोफिक राइनाइटिस, मर्सीफुल एनोस्मिया, जिसमें आदमी घुमा देता है, आपको एग्जामिनर घुमा देता है, ये एनालिसिस में पाया हमने। तो क्या देखना है आपको? याद रखना, इफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद फाउल स्मेल, और वो आदमी वो फाउल स्मेल को नहीं सूंघ सकता खुद, और नेजल केविटी जो है वो रूमी हो जाती है, और आपको ग्रीनिश क्रस्ट देखने मिल जाए, रूमी नेजल केविटी, ग्रीनिश क्रस्ट, उसके साथ साथ में देखो कि भैया जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है ये, पर आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसको खुद की स्मेल आ नहीं रही। तब क्या क्या है डायग्नोसिस इसकी? तो ये क्या है? एट्रोफिक राइनाइटिस है। एट्रोफिक राइनाइटिस उजेनी पे बार बार सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाओ भैया, कौन सी आर्च में, फेरेंजियल आर्च में कौन सी नर्व्स है? दो फेरेंजियल आर्च पूरे अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखे हैं ऐप में, पर यहाँ सिर्फ ओवरऑल बेसिक देकर जा रहा हूं मैं आपको। सेकंड फेरेंजियल आर्च की कौन सी नर्व है? तो फेशियल नर्व है। थर्ड की ग्लॉसोफेरेंजियल है। और फोर्थ और सिक्स की कौन सी है? तो वेगस नर्व है। उसके बाद फ्रंटल साइनोसाइटिस को पॉट्स पफी ट्यूमर कहते हैं। पॉट्स स्पाइन होता है वो टीबी होता है, एक पॉट्स पफी ट्यूमर होता है वो फ्रंटल साइनोसाइटिस है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद हमेशा कंफ्यूजन होता है राइनोस्पोरिडियोसिस वर्सेस राइनोस्क्लेरोमा, ये टेबल पढ़कर चले जाना। अगर स्ट्रॉबेरी पॉलिप दिख रहा है विच इज कॉज्ड बाय राइनोस्पोरिडियम सिब्री, अगर स्ट्रॉबेरी पॉलिप है तो वो राइनोस्पोरिडियोसिस है, ये आपको याद रखना है। और अगर वुडी इंड्यूरेशन है तो वो राइनोस्क्लेरोमा है। स्क्लेरोमा इज थिकनिंग, स्क्लेरोमा एनीवेयर इज थिकनिंग, तो स्क्लेरोमा इज वुडी इंड्यूरेशन, उसका जस्ट अपोजिट इज राइनोस्पोरिडियोसिस, ये आपको याद रखना है। स्क्लेरोमा किससे होता है तो क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटोसिस से होता है। ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगी, राइनोस्पोरिडियोसिस में आपको सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा। तो अगर आपको पॉलिप दिख रहा है तो राइनोस्पोरिडियोसिस है, अगर आपको थिकनिंग दिख रही है, ऐसा फटाफटा दिख रहा है, तो ये क्या है, राइनोस्क्लेरोमा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक सवाल पूछते हैं क्विंसी पे, दैट इज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। हॉट पोटैटो वाइज इंपॉर्टेंटली चीज, एक इंपॉर्टेंटली एबनॉर्मल, हॉट पोटैटो नहीं दे देंगे आपको क्योंकि आप पहचाने जाओगे, वो देगा एबनॉर्मल वाइज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, इसमें ट्रिस्मस हो रहा है। और यूविला की इमेज देख लो, अगर यूविला डेविएटेड है, एबनॉर्मल आपको वॉइस दिख रही है, तो मोस्ट लाइकली वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की बात कर रहा है, मतलब क्विंसी की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, तो इंसिजन और ड्रेनेज करोगे। उसके बाद डीप नेक की बात चल रही है, पेरिटॉन्सिलर इन्फेक्शन की मैंने आपसे बात करी, तो डीप नेक के स्पेस इन्फेक्शन कहाँ कहाँ चले जाते हैं उस पर सवाल पूछ लेते हैं। वो रेट्रोफेरेंजियल जो होता है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, पैराफेरेंजियल जो होता है वो कैरोटिड शीथ को इन्वॉल्व कर सकता है, और जो लुडविग्स एंजाइना होता है वो फ्लोरा ऑफ माउथ को एलिवेट कर देता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें, रेट्रोफेरेंजियल कैन कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये आपका है लुडविग्स एंजाइना जिसमें फ्लोरा ऑफ माउथ को एलिवेट कर दिया है। डिफरेंस करना आना चाहिए मम से, आपको मम्स मत बोल देना इसको, फ्लोरा ऑफ माउथ एलिवेटेड है इसमें। उसके बाद आ जाओ भैया, ट्रकियोस्टोमी आपने करी, ट्रकियोस्टोमी कौन सी करी, कौन से लेवल पे करी, ट्रकियोस्टोमी का ट्यूब क्या है, ये सवाल पूछना बंद कर दिया उनने। वो सवाल पूछते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन की टाइमिंग क्या होगी, इमीडिएटली क्या होगा तो हेमरेज होगा, इंटरमीडिएट क्या है तो ट्यूबल ब्लॉकेज है, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रकियोस्टोमी क्या हो सकता है तो ट्रकियल, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रकियोस्टोमी क्या है तो ट्रकियल स्टेनोसिस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, मसल विच ओपन्स यूस्टेशन ट्यूब इस टेंसर वेलाई पेलेटिनाई। कमेंट बॉक्स में मैं आप इस नर्व का, टेंसर वेलाई पेलेटिनाई मसल का नर्व इनर्वेशन चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपने ये भी कि आपको ये ईएनटी का छोटा लेक्चर कैसा लगा, आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद जाकर कोई जीटी देना, ईएनटी का कस्टम मॉडल बनाना कहीं, और वहां जाके ईएनटी क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर देखना कि आपके ईएनटी के सवालों में बूस्ट आएगा। ऐसे ही और फ्री में आपको नीट पीजी के लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मोर लेक्चर्स लिखना है, और नीचे मैं लिंक दे रहा हूं रैंक बूस्टर कोर्स की, उस कोर्स को भी जाकर देखना है। थैंक यू वेरी मच।